जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। कैसे आप लोग, आशा करता हूं बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि कल हमने दोस्तों दो टॉपिक अपने स्पेशल टॉपिक के कंप्लीट कर लिए थे और आज भी दोस्तों हमारे दो टॉपिक कंप्लीट होंगे, जिसमें से दोस्तों हम आप लोगों को आज के इस वीडियो में कराने वाले हैं दो टॉपिक, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद। और दोस्तों हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। तो सर हमारा पहला टॉपिक कौन सा रहेगा? आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद। इसको हम दोस्तों संपूर्ण थ्योरी बेस पढ़ेंगे और इसके बाद दोस्तों इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम तुरंत आपको मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के बारे में संपूर्ण थ्योरी के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे। तो चलिएगा दोस्तों, सभी लोग एक बार क्लास से जुड़ेंगे और वीडियो को भी शेयर कर देंगे दोस्त, ताकि और भी लोग दोस्तों ना इस क्लास में जुड़ सकें, और भी लोग दोस्तों इस क्लास से जुड़ सकें। तो चलिएगा दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे सर आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद के बारे में। वीडियो इसके बिल्कुल भी मत करना मेरे दोस्त, क्योंकि अब आपके ना स्पेशल टॉपिक्स की सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं, जहां से दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आंतरिक सुरक्षा के बारे में कि सर आंतरिक सुरक्षा होती क्या है, कि आंतरिक सुरक्षा होती क्या है। दोस्तों आंतरिक सुरक्षा से तात्पर्य है उस स्थिति में होता है कि जब देश के अंदर दोस्तों शांति और कानून व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित रहती है तथा किसी भी प्रकार की हिंसा या विद्रोह, उग्रवाद, दंगे, संगठित अपराध और दोस्तों साइबर हमलों या दोस्तों किसी बाहरी तत्वों के द्वारा प्रायोजित गतिविधियों से दोस्तों राष्ट्र की स्थिरता को खतरा नहीं होता है। ये दोस्तों देश की आंतरिक सुरक्षा कही जाती है। मतलब है कि अपनी आंतरिक सुरक्षा मतलब अपने देश के अंदर की सुरक्षा। आंतरिक का मतलब होता है देश के किसी के अंदर, यानी कि देश के अंदर शांति व्यवस्था बनी रहे, लड़ाई दंगे ना हो, उग्रवाद ना हो, हिंसा ना फैले, या कोई भी दोस्तों साइबर हमले ना हो, या कोई भी दोस्तों किसी भी बाहरी हमला या कोई बाहरी दोस्तों घुसपैठ, इनसे दोस्तों खतरा नहीं रहता है। ये हमारी आंतरिक सुरक्षा होती है। सिंपल है, समझ गए। अब इसके बाद बात करते हैं सर सुरक्षा के प्रकार। तो दोस्तों सुरक्षा के प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो भारत में दोस्तों वर्तमान में सुरक्षा व्यवस्था को दोस्तों 4 श्रेणी में बांटा गया है, जिसमें से दोस्तों हमारी आती है एसपीजी, जो आपके एसपीजी कमांडो होते हैं, और आपकी जेड प्लस सिक्योरिटी, उच्चतम स्तर पर आपके जेड, वाई और एक्स, ये दोस्तों आपकी सिक्योरिटी होती हैं। एक्स, वाई, जेड और जेड प्लस सिक्योरिटी ये होती हैं। अब जैसे मैं बात करता हूँ कि सर भारत की जो सबसे बड़ी सुरक्षा कंपनी है वो कौन सी है, तो सर वो है आपकी SIS। ये होती है सर सिक्योरिटी सर्विस कंपनी, जो कि भारत की सबसे बड़ी सिक्योरिटी सर्विस कंपनी है, जिसकी शुरुआत दोस्तों 1974 को हुई थी। और आज SIS कंपनी के 4 देशों में लगभग 2.85 लाख गार्ड और दोस्तों इसके कर्मचारी हैं। सबसे कम सुरक्षा वाला देश कौन सा है, तो सर वो आता है आपका सीरिया और अफगानिस्तान। ये दोस्तों 2019 में उस वर्ष के शांति सूचकांक के स्कोर के अनुसार दो सबसे कम शांतिपूर्ण राष्ट्र थे, क्योंकि प्रत्येक देश के अंदर संघर्ष हो रहे थे, हिंसाएं हो रही थीं, विद्रोह हो रहे थे। हालांकि दोस्तों यह क्षेत्र अभी भी छोटे छोटे आंतरिक संघर्षों से ग्रस्त है। आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर देखें या आप सोशल मीडिया पर अगर एक्टिव रहते हैं तो भी आप देख सकते हो, सीरिया और अफगानिस्तान से आतंकवाद संगठन से जुड़ी चीज़ें आपको खबरों सुनने को मिलती रहती हैं। सुरक्षा के जनक की बात करें तो सर विलियम हार्वर्ट हेनरिक ने औद्योगिक सुरक्षा के रूप में स्थायी योगदान दिया था। आगे बात करते हैं सर सुरक्षा के 5 तत्व क्या क्या हैं। अगर आपसे बोला जाए कि सुरक्षा के कितने तत्व हैं, तो सर आप आंसर सिंपल बताएंगे सर 5 तत्व हैं। वो 5 तत्व हैं सर लोगों की सुरक्षा करना। भाई, जब देश की सुरक्षा किस लिए करते हैं? क्योंकि देश में लोग हैं। जब देश की सुरक्षा करेंगे तो लोगों की भी सुरक्षा होगी। तो लोगों की सुरक्षा हो गई, राजनीतिक सुरक्षा हो गई, आर्थिक सुरक्षा है, सांस्कृतिक और सार्वजनिक सुरक्षा है, और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना है। ये दोस्तों हमारी 5 तत्व की सुरक्षा होती है। भारत की जो राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी कौन सी है, ये आपके लिए सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां से एग्जाम में दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चंस उठा के पूछ लिए जाते हैं कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी कौन सी है। तो सर राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, ये आपके भारत सरकार के अंतर्गत आती है। सर वो आता है आपका NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसके बाद सर आपसे एक क्वेश्चन किया जा रहा है
कि औरतों और लड़कियों की सुरक्षा के लिए सबसे अच्छा देश कौन सा है जहां पर दोस्तों बिल्कुल सुरक्षित हैं। तो सर विभिन्न अध्ययन और रिपोर्टों के अनुसार बताएं तो सर न्यूजीलैंड को दुनिया में महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए सबसे सुरक्षित देश का दर्जा दिया गया है। और यह वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भी यह दूसरे स्थान पर है दोस्त, दूसरे स्थान पर है जहां पर दोस्तों सबसे ज़्यादा औरतों और लड़कियों की सुरक्षा होती है। दुनिया के सबसे सुरक्षित देश कौन से हैं, जहां पर दोस्तों कौन कौन से ऐसे देश हैं जो कि दोस्तों अपने आतंकवाद और सुरक्षा संगठन को लेकर सबसे ज़्यादा एक्टिव है। जीपीआई के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित देश इस प्रकार हैं, जिसमें से आता है सर हमारा आइसलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड। इन देशों के नाम सुनना मेरे दोस्त। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, सिंगापुर, पुर्तगाल, स्लोवेनिया, जापान और स्विट्ज़रलैंड। ये दोस्तों वो देश हैं जो दुनिया के, पूरे दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे दोस्तों ये सबसे सुरक्षित देश हैं। समझ रहे हो ना। और ये सुरक्षा आई कहाँ से है, तो दोस्तों यह लैटिन शब्द है, सेक्युरस से लिया गया है। सुरक्षा शब्द ये दोस्तों लैटिन भाषा का शब्द है और सेक्युरस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सर चिंता से मुक्ति। अगर हम आपसे बोले कि सर सुरक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो सर सुरक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है भाई चिंता से मुक्ति। भाई मेरी सुरक्षा है तो मैं चिंता से मुक्त हूँ। आगे बात करते सर भारत की सिक्योरिटी जो प्रथम स्थान पर है। तो सर भारत में आपकी जो फर्स्ट जो फर्स्ट प्लेस पर जो आपकी सिक्योरिटी आती है वो आती है सर जेड श्रेणी की सिक्योरिटी। जेड श्रेणी की सुरक्षा में सर 4 से 5 आपके नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि सर एनएसजी कमांडो सहित कुल 22 आपके सुरक्षा गार्ड तैनात होते हैं। जैसे कि आपके योगी जी के साथ 28 यानी 28 एनएसजी चलते हैं, तो ऐसे ही सर आपके नेशनल सिक्योरिटी कमांडो सहित कुल 22 सुरक्षा गार्ड दोस्तों तैनात होते हैं। ये आपकी सर जेड श्रेणी की सिक्योरिटी मानी जाती है, जो कि आपके प्रथम श्रेणी यानी कि प्रथम स्थान पर है। आगे बात करते हैं दोस्तों अपने अगले पॉइंट की ओर। सर इसके बाद आता है सर आपके जो 22 श्रेणी के जो आपके जो लोग होते हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं, किस किस डिपार्टमेंट से आते हैं। तो सर वो आपके जैसे आपका दिल्ली पुलिस हो गया, आईटीबीपी या सीआरपीएफ के कमांडो व स्थानीय पुलिसकर्मी भी दोस्तों इसी में शामिल होते हैं जेड प्लस श्रेणी में। इसमें आपके स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी के कमांडो सुरक्षा के बाद दोस्तों जेड प्लस भारत की सर्वोच्च सुरक्षा श्रेणी मानी जाती है। आगे बात करें सर आंतरिक सुरक्षा पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें हमारा एनआईए का पूर्ण रूप नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि हमारी राष्ट्रीय जांच एजेंसी है। और ये एनआईए की स्थापना सर 2008 में हुई। सर इनकी स्थापना आपको याद कर लेना है, जितने भी आपके बड़े बड़े विभाग हैं उनकी स्थापना कब हुई और इसकी मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपको याद रखना है। जैसे एनआईए की स्थापना सर 2008 में हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, तो ये याद रख लेना। इसका फुल फॉर्म भी याद रख लो, इसकी स्थापना वर्ष और ये इसका मुख्यालय। क्लियर, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसकी स्थापना सर भारत सरकार के द्वारा आतंकवाद से निपटने के लिए की गई थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के द्वारा एनआईए की दोस्तों स्थापना हुई थी। मुंबई में दोस्तों जो आपका 26/11 हमला हुआ था, तो इस हमले के बाद दोस्तों एजेंसी की ज़रूरत महसूस की गई थी। उसी टाइम दोस्तों इसको गठित किया गया। एनआईए की अगर हम शाखाएं बात करें तो सर एनआईए की शाखा जम्मू, लखनऊ, रायपुर, कोलकाता, गुवाहाटी, मुंबई, हैदराबाद और कोच्चि में है। राधा विनोद राजू ये एनआईए के दोस्तों संस्थापक यानी कि महानिदेशक थे। किसी विशेष बल का दोस्तों विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों को जवाब देने के लिए विशिष्ट बल के रूप में दोस्तों इन्हें नियुक्त किया जाता है। यहीं मैं दोस्तों अगर बात करता हूं सर स्पेशल, तो एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये एनएसजी आतंकवाद विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए संघीय और आकस्मिक तथा विश्व स्तरीय शून्य त्रुटि बल है। यह आपके बिहार कैडर 1992 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बी श्रीनिवासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक का दोस्तों पदभार संभाला। सर इसकी ट्रेनिंग जो होती है एक ही जगह होती है सर आपके मानेसर हरियाणा में। अगर हम सर इसके बात करते सर इसका जो प्रशिक्षण संस्थान है सर एक ही जगह होती है सर मानेसर हरियाणा में। आंतरिक सुरक्षा के कुछ महत्वपूर्ण पहलू, जैसे कि दोस्तों आपकी यात्रा सुरक्षा। जैसे अब तो आपकी जेड प्लस सिक्योरिटी आपको
अमरनाथ में भी आपको देखने को मिलेगी अब से। यात्रा सुरक्षा में आपको चाहे वो जम्मू हो, जितने भी आपके पिलग्रिम पैलेस हों, वहाँ पर भी दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के दौरान सुरक्षा बनाए रखने के लिए यात्रा करने से पहले अपने गंतव्य के बारे में जानकारी इकट्ठा करें, जैसे कि वहाँ का कानून कैसा है, वहाँ का मौसम कैसा है और वहाँ की दोस्तों सुरक्षा स्थिति क्या है। देखिए, कभी भी आप अगर किसी भी बॉर्डर इलाके में जाते हैं या अमरनाथ की यात्रा करने जाते हैं, तो वहाँ पे आपको सभी जानते हैं, वहाँ पर हर तरह की दोस्तों घटनाएं घटित हो चुकी हैं और होती रहती हैं। लेकिन वहाँ के आपको सबसे पहले वहाँ के कानून को समझना चाहिए, वहाँ की कानून व्यवस्था क्या है और वहाँ का दोस्तों वेदर मौसम कैसा है और वहाँ पर दोस्तों सुरक्षा कितनी टाइट है। तब आप दोस्तों वहाँ पर जाने के लिए जा सकते हैं। यात्रा के दौरान सतर्क रहें और अज्ञात लोगों से सावधान रहें। ये भी हमेशा चीज़ें याद रखना, ज़रूरी नहीं कि आप कहीं दूर ही टूरिज्म पैलेस पर जा रहे हैं या अपने कहीं नियर बाई पैलेस पर भी जाते हैं, तो भी दोस्तों यात्रा के दौरान हमेशा सावधान रहें, सतर्क रहें और जो अजनबी लोग हैं, जिससे आप अननोन पर्सन जो भी होता है, उससे आप हमेशा सावधान रहें। ठीक है ना? ये होगी आपकी यात्रा सुरक्षा। हम लोग ट्रेन वगैरह में भी जाते हैं ना, तो आपके लिए जो सामने वाला व्यक्ति जो सीट पर बैठा होता है, वो भी एक अननोन पर्सन होता है कि नहीं होता है। लेकिन हम क्या करते हैं सर, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करते हैं, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में, हम सतर्क रहते हैं और सामने वाले से भी सावधान रहते हैं। तो कहीं पर भी जाओ, सतर्क रहो और अज्ञात लोगों से सावधान रहे। अब यहीं पर बात आती है, ये तो होगी हमारी यात्रा सुरक्षा। अब बात आती है सर साइबर सुरक्षा। तो सर साइबर सुरक्षा जो है, ये आपके साइबर खतरों से बचने के लिए मजबूत पासवर्ड का उपयोग करते हैं। जैसे आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर स्थापित करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखें। फिशिंग और अन्य साइबर हमलों से सावधान रहें। समझ गए? ये होते हमारे साइबर हमले। भाई मोबाइल में आजकल लोग ओटीपी वगैरह बता देते हैं, है ना? तो ये सब चीज़ें जो हैं आपके साइबर सुरक्षा के अंतर्गत आती हैं, तो ये नहीं बताना चाहिए। आगे मैं बात करूंगा सर आतंकवाद यानी कि टेररिज्म के बारे में। सर आतंकवाद का अर्थ क्या होता है? तो सर इसका अर्थ होता है कि आतंकवाद हिंसा और धमकियों का इस्तेमाल करके लोगों को डराने और नुकसान पहुंचाने की एक रणनीति होती है। आतंकवाद का एक ही मकसद है सर, सरकार या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन को प्रभावित करना। आतंकवाद का मकसद दोस्तों जनता का समर्थन हासिल करना होता है, कि सर वो जनता को समर्थन हासिल कर ले। आतंकवाद में हिंसा, अपहरण और सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना, ये दोस्तों इनका मेन टारगेट रहता है। क्लियर? आगे बात करें, आतंकवाद को रोकने में शिक्षा क्यों जरूरी है? सर ये प्रश्न है। अब इन प्रश्नों के दोस्तों बहुत ही डिटेल में आंसर आपको बता रहे हैं कि शिक्षा उन साधनों में से एक है जो हिंसक उग्रवाद को जन्म देने वाली अज्ञानता को खत्म करने में मदद कर सकती है। हालांकि उग्रवाद और आतंकवाद पर काबू पाने के लिए शिक्षा के अलावा अन्य बुनियादी कारकों की भी आवश्यकता होती है। अब ज़रूरी नहीं कि आप पढ़े लिखे हैं तो आतंकवादी सुरक्षा हो जाएगी। सर उसके अलावा भी अन्य बुनियादी कारक भी दोस्तों आवश्यकताएं होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद क्या है दोस्त? तो ये ऐसे व्यक्तियों या समूहों के द्वारा किए गए हिंसक आपराधिक कृत्य होते हैं जो नामित विदेशी आतंकवादी संगठनों या राष्ट्रीय राज्य प्रायोजक से प्रेरित हों या उनसे जुड़े हों। आतंकवाद के सर महत्वपूर्ण घटक होते हैं, जैसे हिंसा की घटना में शामिल होना, आपराधिक कृत्यों को अंजाम देना, जनता के बीच दोस्तों डर भय फैलाना और राजनीतिक लक्ष्य या किसी को टारगेट करना। भारत में आतंकवाद से लड़ने के लिए सर कानूनी प्रावधान क्या है? सर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम के लिए अधिनियम यूएपीए 1967, आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002, पोटा वर्ष 2004 में निरस्त आतंकवाद का एक उद्देश्य अधिकारियों को अवैध, असंवैधानिक और दमनकारी उपायों का उपयोग करने के लिए उकसाना है और इस तरह दोस्तों जनता का समर्थन खोना है। यहाँ पर दोस्तों आपके प्रकार दिए गए हैं और उनके विवरण। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ सर राजनीतिक आतंकवाद, तो सर राजनीतिक आतंकवाद ये दोस्तों इनके प्रकार हैं आतंकवाद के। अब इनके विवरण ये हैं कि सर हिंसक अपराधों का इस्तेमाल करके समुदाय में दोस्तों भय पैदा कर देना। धार्मिक आतंकवाद होता है सर धार्मिक आदेशों से प्रेरित हिंसा, जैसा कि अभी आपका जो पहलगांव में हमला हुआ था, इसका मेन उद्देश्य क्या था? ये तो सर धार्मिक हिंसा ही फैलाना तो था, जिसमें पूछ पूछ कर दोस्तों मार रहे थे कि आप हिंदू हो या मुसलमान। तो ये चीज़ें जो है ये आपका धार्मिक वो आतंकवाद की दोस्तों वहाँ पर क्रिया हुई थी। निर्जातीय राष्ट्रवादी आतंकवाद, किसी उपराष्ट्रीय निर्जातीय समूहों के द्वारा की गई हिंसा। गैर राजनीतिक आतंकवाद, कि किसी राजनीतिक उद्देश्य के दोस्तों बिना डर को पैदा करना। जैविक आतंकवाद होता है सर जैविक पदार्थों का इस्तेमाल करके लोगों को भयभीत करना। कोई भी दोस्तों
जैविक जैसे आपके कुछ खाने पदार्थ में भी दोस्तों चीज़ों को मिला देते हैं या कोई विस्फोटक पदार्थ कर देते हैं, तो इन पर दोस्तों भी भयभीत या दोस्तों ने नुकसान पहुंचाने का कार्य। और राज्य प्रायोजित आतंकवाद होता है कि किसी देश की सरकार द्वारा दूसरे देश में दोस्तों हिंसक गतिविधियां करवाना। क्लियर। आगे बात करते हैं दोस्तों अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, जैसे कि दोस्तों आतंकवाद से लड़ने में दोस्तों सूचना साझा करना किन किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है। सर इसमें आपके 2 पॉइंट हैं। इससे अधिकारियों को संभावित खतरों को शीघ्रता से पहचानना आसान हो जाता है, और आतंकवादी रोधी प्रयासों के लिए सूचना का आदान प्रदान महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे खतरे की दोस्तों शीघ्र पहचान लगती है और निष्क्रिय कराने में मदद मिलती है। 2008 में सर आपका एक हमला हुआ था मुंबई में 26/11। इस हमले के दौरान किस स्थान को दोस्तों निशाना बनाया गया था? तो सर ये जो हमला कराया गया था, ये हमला जो हुआ था, इसमें सर ओबरॉय ट्राइडेंट, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल और नरीमन हाउस को दोस्तों इसमें निशाना बनाया गया था। इस हमले के लिए दोस्तों लश्कर ए तैयबा का सह संस्थापक हाफिज मोहम्मद सईद जिम्मेदार है। गुजरात के गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर पर भी दोस्तों आतंकवादी हमला किस वर्ष हुआ था? तो सर ये गुजरात में आपका गांधीनगर में एक मंदिर है अक्षरधाम मंदिर, वहां पर भी दोस्तों आतंकवादी हमला हुआ था। ये सर 24 सितंबर 2002 को पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों ने भारत के कुछ नागरिकों की हत्या कर दी थी और 80 से अधिक लोगों को दोस्तों घायल कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों इस हमले के जो पीछे लश्कर ए तैयबा का ही हाथ माना जा रहा है, रिपोर्ट के अनुसार जो भी रिपोर्टें आई थी। इसके बाद आता है कि सर संसद हमले के लिए कौन सा आतंकी संगठन जिम्मेदार थे? सर 2001 में संसद हमले के लिए लश्कर ए तैयबा ही जिम्मेदार था। ये एक बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन है दोस्त। भारतीय अधिकारियों ने दोस्तों हमलों के लिए लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद का दोस्तों आरोप लगाया था। वहीं बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल ने 2003 में जैश ए मोहम्मद के कमांडर इन चीफ और हमले के मास्टरमाइंड गाजी बाबा को दोस्तों मार गिराया था सर 2003 में। पहलगांव आतंकी हमला, सर अभी जिसके बारे में अभी हाल ही में हम चर्चा कर रहे थे, सर जो पहलगांव आतंकी हमला हुआ था सर 22 अप्रैल 2025 को, 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव आतंकी हमले में आतंकी गतिविधियों ने दोस्तों जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 26 लोगों की हत्या कर दी थी। और पहलगांव हमले की जो जिम्मेदारी आतंकी संगठन ये दोस्तों टीआरएफ ने ली थी, टीआरएफ ने ली थी। और पहलगांव हमले के जवाब में भारत ने 7 मई को, सर 7 मई 2025 को, अप्रैल 22 को दोस्तों घटना हुई थी और 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के दोस्तों आतंकी कैंपों को नष्ट भी कर दिया था। तो सर यहाँ से आपसे 2 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सर पहलगांव आतंकी हमला कब हुआ था? दूसरा पूछा जाएगा कि सर ऑपरेशन सिंदूर कब चलाया गया? तो सर ऑपरेशन सिंदूर, ये यहाँ से क्वेश्चन आना आपके लिए दोस्तों बिल्कुल जायज़ है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा आपका, समझ गए ना? तो ये जैसे आतंकवादी वाली जो भी घटनाएं होती हैं समझ लो ये आपके उस टॉपिक में ऐड हो जाएंगी तुरंत। तो यहाँ से दोस्तों 2 क्वेश्चन याद रख लेना। सर पहलगांव आतंकी हमला 22 अप्रैल 2025, ऑपरेशन सिंदूर सर 7 मई 2025 को भारत ने किस देश के खिलाफ चलाया था? सर पाकिस्तान के खिलाफ। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है ये था हमारा आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद। तो सर इसकी जो कंप्लीट थ्योरी है वो हो चुकी है कंप्लीट, इसकी जो कंप्लीट जो थ्योरी है दोस्तों वो हो चुकी है कंप्लीट। अब इसके आएंगे सर आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो हमने आपको थ्योरी में अभी तक जो पढ़ाया है उसी से रिलेटेड सर अब आपके यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब इन क्वेश्चनों के आप लोग करेंगे आंसर। हमने तो सब कुछ पढ़ा ही दिया है, अब आप लोग इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के जो भी आंसर होंगे वो आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। तो चलिएगा भैया पहले क्वेश्चन का आंसर करेंगे सही आप लोग। इसमें दोस्तों आपके 49 क्वेश्चन है, 49 क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चनों का आंसर दोस्तों जो भी राइट आंसर होंगे आप लोग बताएंगे, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन गलत मत करना भाई, आपको सब कुछ पता चुके हैं, ठीक है ना? तो कह रहा है क्वेश्चन कि भारत में आंतरिक सुरक्षा का मुख्य दायित्व दोस्तों किस मंत्रालय का है? दोस्तों यहाँ पर बात हो रही आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी की। रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय या दोस्तों प्रधानमंत्री कार्यालय। तो सर भारत में जो आंतरिक सुरक्षा का जो मुख्य दायित्व होता है ये सर गृह मंत्रालय का होता है। किसका होता है दोस्त? गृह मंत्रालय का, ठीक है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का गठन किस आतंकी हमले के बाद दोस्तों हुआ था? तो सर मैंने अभी बताया था सर 26/11 हमला हुआ था आपका मुंबई में, जो 2008 में हुआ था। तो सर उसी के अंतर्गत दोस्तों इसमें एनआईए का दोस्तों गठन किया गया था, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का। ये तो अभी बताया था। उत्तर प्रदेश में कौन सा क्षेत्र जो है दोस्तों नक्सलवाद से दोस्तों प्रभावित रहा है? तो सर वो तो आपका छत्तीसगढ़ रहा है, लेकिन आपके बात करें तो सर इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं
हालांकि इसमें स्पेशल आपका छत्तीसगढ़ नहीं दिया गया, बाकी ऑप्शन दिए गए हैं पश्चिम यूपी, बुंदेलखंड, सोनभद्र, मिर्जापुर, पूर्वांचल और दोस्तों अवध क्षेत्र। तो सर ये आपका कौन है सर, ये पूर्वांचल, पूर्वांचल आ जाते हैं सर आपके सोनभद्र और मिर्जापुर, ये दोस्तों आपके नक्सलवाद एरिया के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं सर भारत में जो नेपाल सीमा है जो यूपी से लगती है, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किस बल के पास है? तो ये दोस्तों है एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल के पास है। किसके पास है सर, यहाँ पर एसएसबी के पास है। तो फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। आगे चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सर यूएपीए, जिसके बारे में अभी हम पोटा और यूएपीए पढ़ रहे थे ना, तो यूएपीए का फुल फॉर्म होता है सर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। क्या होता है सर, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इसका उद्देश्य क्या है दोस्त? तो सर इसका जो उद्देश्य है वो होता है सर गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम। यानी कि दोस्तों जो अनलॉफुल होता है ये गैर कानूनी होता है। लॉ मीन्स क्या होता है सर, कानून, LAW, लॉ का अर्थ क्या होता है सर, कानून, और अनलॉ कर देंगे सर ये गैर कानूनी हो जाएगा, है ना, अपराध हो जाते हैं गैर कानूनी अपराध। एक्टिविटीज यानी कि गतिविधियां, और प्रिवेंशन यानी कि रोकना, और एक्ट यानी कि अधिनियम। यानी कि अनलॉ एक्टिविटीज का उद्देश्य क्या है सर, गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम करना। बिल्कुल सिंपल है, याद रख सकते हो सर। ऑप्शन नंबर बी 5 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे है सर क्वेश्चन नंबर 6। सर ब्लैक कैट कमांडो किसे कहा जाता है? सर मैंने अभी आपको बताया था सर NSG के बारे में, जिसको हम नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और ब्लैक कैट कमांडो सर इन्हीं को कहते हैं, क्योंकि इनकी दोस्तों बिल्ली जैसी चपलता होती है चलने की, ठीक है ना। अगर इसकी स्थापना दिवस की बात करें सर, NSG का गठन कब हुआ था सर, 1984 में। NSG की स्थापना कब हुई थी सर, 1984 में। सर इसको भी आप लोग याद रख लेना। उत्तर प्रदेश पुलिस की आतंकवाद निरोधक इकाई का नाम क्या है? तो सर आप सभी जानते हैं सर UPATS, एंटी टेररिज्म स्क्वाड। नाम तो सुना ही है सर आपने ATS के बारे में। सर ये अपने यूपी पुलिस की आतंकवाद निरोधक इकाई का नाम है सर ATS कमांडो। इसके बाद आते हैं सर हवाला क्या है? सर हवाला क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे सर। हवाला जो होता है ये अवैध तरीके से धन का हस्तांतरण करना सर, अवैध तरीके से धन का हस्तांतरण करना हवाला कहलाता है। साइबर आतंकवाद, साइबर आतंकवाद, साइबर टेररिज्म के लिए IT एक्ट 2000 की दोस्तों कौन सी धारा दंडित करती है? तो ये कौन सी धारा दंडित करती है दोस्तों? तो धारा 66F, धारा 66F दोस्तों जो है इसमें दंडित करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारत में दोस्तों विदेशी खुफिया एजेंसी जिसको कहते हैं सर एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी कौन सी है? IB है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, या दोस्तों रॉ। तो कौन है सर, वो है आपकी रॉ, रॉ रॉयल एनालिसिस विंग, RAW सर हो जाएगा। रॉ 10 का C इज द राइट आंसर। इसके बाद आता है सर आपका ऑपरेशन ग्रीन हंट। इसका संबंध दोस्तों किससे है? ऑपरेशन ग्रीन हंट जो है दोस्तों इसका संबंध रखा गया सर नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई से। सर नक्सलवाद एरिया आपको जंगल में देखने को मिलते हैं, तो इसलिए दोस्तों ग्रीन हंट, यानी कि हंट मतलब शिकार करना। तो दोस्तों ग्रीन हंट है जो जंगल में दोस्तों जो नक्सलवाद होते हैं उनके खिलाफ दोस्तों कार्रवाई से संबंधित है ऑपरेशन ग्रीन हंट। भारत में आंतरिक खुफिया जानकारी इंटरनल इंटेलिजेंस जुटाने का काम किसका होता है? तो सर ये होता है IB का, जिसको बोलते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA, जिसे दोस्तों आम भाषा में रासुका कहते हैं, यह दोस्तों किस वर्ष यह बना, या किस वर्ष इसकी स्थापना की गई? सर रासुका की स्थापना जो है ये 1980 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद आता है सर आपका 14 नंबर क्वेश्चन, कोबरा। कोबरा बटालियन किस केंद्रीय बल का हिस्सा है? इनको हम दोस्तों कोबरा कमांडो के नाम से भी जानते हैं। तो सर ये आपके CRPF का दोस्तों बल का हिस्सा है। इनकी ड्यूटी अधिकतम दोस्तों आपको जंगल में देखने को मिलती है, इसलिए दोस्तों इनको कोबरा कमांडो बोलते हैं। स्लीपर सेल शब्द का संबंध किससे है दोस्त? स्लीपर सेल का संबंध किससे है? ये सर आतंकवादियों का एक गुप्त समूह है जिसको बोलते हैं स्लीपर सेल। धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए भारत में कौन सा अधिनियम है? कौन सा अधिनियम है सर? वो है PMLA है। लोन वुल्फ अटैक, LWA का अर्थ क्या होता है? सर वुल्फ, वुल्फ का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? भेड़िया। तो क्या भेड़ियों का हमला हो जाएगा? ना भाई, गलत मत कर देना। सर लॉन वुल्फ अटैक का मतलब होता है कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा बिना किसी समूह के आतंकी हमला करना।
ये होता है सर लॉन वुल्फ अटैक, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ईडी, कहते हैं ना भैया उसके यहाँ ईडी की जांच बैठी है। तो सर ईडी प्रवर्तन निदेशालय होता है, इसका मुख्य काम क्या होता है? तो सर इसका मेन काम होता है आपराधिक आर्थिक अपराध और दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करना। कहते हैं ना भैया उसके यहाँ इतने करोड़ रुपए पकड़े गए, उसके घर में इतने दोस्तों इतना इतना सामान निकला, तो ये सब किसकी जांच पर होता है? सर ये ईडी की जांच पर होता है, प्रवर्तन निदेशालय के अंतर्गत। ये दोस्तों इनका काम होता है। इसके बाद आता है सर भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए के पद की जिम्मेदारी क्या है? एनएसए के दोस्तों जो पद की जिम्मेदारी क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सर इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। तो इसका मतलब होता है सर प्रधानमंत्री की दोस्तों सुरक्षा मुद्दों पर सलाह देना। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके बाद आता है सर गोल्डन क्रीसेंट। गोल्डन क्रीसेंट या गोल्डन ट्रायंगल किससे संबंधित है दोस्त? तो सर ये गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल जो है, ये दोस्तों जो लोग अफीम और दोस्तों नशीले पदार्थ की तस्करी के जो रास्ते होते हैं उसको बोलते हैं दोस्तों, जहाँ से दोस्तों इनका व्यापार चलता है। 26/11 मुंबई हमले में दोस्तों जिंदा पकड़े गए आतंकी का क्या नाम था? ये तो बता सकते हो सर, कौन पकड़ा गया था प्यारे दोस्त? सर वो अजमल कसाब पकड़ा गया था सर, इसे जिंदा आतंकवादी को पकड़ा गया था सर। 21 का ऑप्शन नंबर बी, ये तो कभी आप लोग भूल ही नहीं सकते हो कसाब को। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ का गठन मुख्य रूप से किसे को खात्मे के लिए किया गया है, किसको अंजाम देने के लिए किया गया है? तो सर ये श्री प्रकाश शुक्ला और संगठित माफिया को दोस्तों खात्मे के लिए दोस्तों इन्हें श्री प्रकाश शुक्ला और संगठित माफिया, इसको दोस्तों खत्म करने के लिए एसटीएफ का दोस्तों गठन किया गया था सर। 22 का ऑप्शन नंबर बी। सीसीटीएनएस का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? सीसीटीएनएस का फुल फॉर्म होता है सर क्राइम एंड क्रिमिनल, क्या होता है प्यारे दोस्त? क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स। इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में साइबर सुरक्षा का नोडल एजेंसी कौन सी है? तो सर वो है आपकी CERT इन। क्या है दोस्तों? CERT इन। ये दोस्तों भारत में सुरक्षा की नोडल एजेंसी है, ठीक है ना। 24 का ऑप्शन नंबर बी। रेड कॉरिडोर का संबंध किस समस्या से है? तो रेड कॉरिडोर का संबंध सर माओवाद या जिसको नक्सलवाद कहते हैं उससे संबंधित है आपका। भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल पैरामिलिट्री फोर्स कौन सी है जो सबसे पुरानी है? तो सर वो है आपकी असम राइफल्स। कौन है भाई? AR असम राइफल्स जो है सर ये भारत की सबसे पुरानी अर्धसैनिक यानी पैरामिलिट्री फोर्सों में से एक है। 26 का ऑप्शन नंबर बी। फिशिंग किस प्रकार का अपराध होता है? सर ये आपके यूपी पुलिस में आया था सर, यूपीपी का आया हुआ क्वेश्चन है दोस्त मेरे। ये अभी आपकी जो एग्जाम हुए हैं ना अभी पिछली जो 60,244 भर्ती का, उसी में दोस्तों एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है सर ये। अब इसको तो गलती कर नहीं सकते हो आप लोग, है ना। गलती करोगे क्या भाई? इसमें नहीं करोगे ना। क्या है सर? साइबर अपराध है सर ये। फिशिंग जो होती है सर ये साइबर अपराध है सर हमारा, चोरी डकैती अपहरण से नहीं है, साइबर अपराध है फिशिंग। 27 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जाली नोट जो होते हैं, जो जाली भारतीय मुद्रा FICN का प्रसार किस प्रकार का दोस्तों खतरा है? तो ये सर आता है हमारा आर्थिक खतरा। ये दोस्तों हमारी आर्थिक स्थिति पर दोस्तों खतरा या प्रभाव डालता है। तो 28 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सर आपका NATGRID नेट ग्रिड। नेट ग्रिड क्या होता है सर? इसका फुल फॉर्म क्या होता है सर? नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। इसका उद्देश्य क्या होता है? सर इसका उद्देश्य होता है सर नेशनल इंटेलिजेंस, सर खुफिया एजेंसियों का डेटाबेस को इकट्ठा करना। क्या होता है दोस्त? खुफिया एजेंसियों के डेटाबेस को एकीकृत या इकट्ठा करना। नक्सलवाद की शुरुआत में भारत किस स्थान से मानी जाती है? तो दोस्तों आपने नाम तो सुना होगा सर, नक्सलवाड़ी पश्चिम बंगाल। ये दोस्तों भारत में दोस्तों मानी जाती है। 37 का ऑप्शन नंबर ए। हालांकि आपका बस्तर भी है, ठीक है, सुकमा भी है, लेकिन ये कम है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है आपका भारत में नक्सलवाद की जो शुरुआत है जो हुई थी वो आपकी नक्सलवाड़ी पश्चिम बंगाल से हुई थी। तो 30 का सर ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है सर RAF रैपिड एक्शन फोर्स का विशेष काम क्या है दोस्तों? सर जो RAF होती है ये सर दंगा नियंत्रण का काम करती है सर, ऑप्शन नंबर सी। अगला है इनमें से कौन सा संगठन भारत में प्रतिबंधित है जिस पर दोस्तों बैन लगा है? ऐसा कौन सा संगठन है? तो सर वो है आपका SIMI।
इस पर दोस्तों ये बैन लगा हुआ है। लश्कर ए तैयबा किस देश का दोस्तों आतंकवादी संगठन है? तो सर ये तो पता ही है आपको, आतंकवादी संगठन एक ही हो सकता है जो सबसे बड़ा है, वो अपना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सर इंटरपोल का मुख्यालय, इंपॉर्टेंट लगा लो भाई इसको सर, ये लियोन फ्रांस में है सर, लियोन फ्रांस में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपके लिए। डार्क वेब क्या है सर? डार्क वेब सर, वेब यानी कि सर वेबसाइट, वेब का फुल फॉर्म क्या होता है? सर वेबसाइट होता है। तो वेबसाइट से यानी कि दोस्तों कनेक्ट किससे होगा? इंटरनेट से। तो सर इंटरनेट का दोस्तों वह हिस्सा जो सामान्य सर्च इंजन से छिपा होता है। आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए टाडा कानून कब समाप्त किया गया था? सर टाडा, जो टाडा जो कानून है ये दोस्तों आपका 1995 में दोस्तों यह समाप्त किया गया था। पीपुल्स वॉर ग्रुप PWG किस विचारधारा से संबंधित था? तो सर ये आपके नक्सलवाद से संबंधित था सर, PWG पीपुल वॉर ग्रुप, इसका फुल फॉर्म भी याद रख लेना है ना। संसद भवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्य रूप से किस विशेष बल के पास है? सर जो आपके संसद भवन है इसकी जो आपकी सुरक्षा है ये दोस्तों संसद सुरक्षा सेवा के पास है सर। 38 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 39 उत्तर प्रदेश में किस जिले में पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी बन रही है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बिल्कुल तैयार है आने के लिए। सर कहाँ पर बन रही है? तो सर आप कहोगे ये आपके लखनऊ में बन रही है, लखनऊ में बनेगी भाई, लखनऊ में। बोटनेट शब्द किससे संबंधित है? सर बोटनेट, सर बोटनेट शब्द जो ये आपका नेट, नेट यानी कि नेटवर्क, तो सर ये साइबर हमले में आ जाएगा हमारा। किस में आएगा भाई? साइबर हमले में। ठीक है। जीरो टॉलरेंस, जो जीरो टॉलरेंस नीति का संबंध किससे है? जीरो टॉलरेंस नीति का संबंध किससे है बताएंगे भाई, सभी लोग आंसर करेंगे। तो सर आप कहोगे सर जीरो टॉलरेंस, तो सर ये भारत भ्रष्टाचार और अपराध आतंकवादी के प्रति है सर, ऑप्शन नंबर ए। भारत में VIP सुरक्षा को Z+ श्रेणी में सुरक्षा में कौन प्रदान करता है? तो सर Z+ श्रेणी सुरक्षा आपके NSG और CRPF के कमांडो प्रदान करते हैं। तटीय सुरक्षा जिसको बोलते हैं सर कोस्टल सिक्योरिटी के लिए कौन सा विशेष जिम्मेदार है? तो आप सभी जानते हैं अपना कोस्ट गार्ड, भारतीय तटरक्षक बल सर, कोस्ट गार्ड जिसको कहते हैं सर CG। ठीक है ना। अगला सर अफस्पा, AFSP, ये अफस्पा कानून कहाँ लागू होता है? तो सर ये कानून आपके अशांत क्षेत्रों में, जहाँ पर शांति नहीं होती है सर, वहाँ पर दोस्तों अफस्पा कानून लगता है। ISIS की विचारधारा किस पर आधारित है? सर ये ISIS, तो सर ये इसकी जो विचारधारा है ये आपके धार्मिक चरमपंथ के खिलाफ होती है, जो कि पाकिस्तान से ये शुरुआत करते हैं। मकोका, मकोका जो है दोस्तों ये कानून किस राज्य का है जिसे अक्सर संगठित अपराध को रोकने के लिए उदाहरण माना जाता है? सर ये महाराष्ट्र का है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीम्स, लेफ्ट विंग एक्सट्रीम्स ये LWE किसे कहा जाता है? तो सर ये वामपंथी उग्रवादों को कहा जाता है। रैंसमवेयर, रैंसमवेयर क्या है दोस्त? सर रैंसमवेयर जो है दोस्तों ये एक फिरौती मांगने वाला मेलवेयर होता है, ये एक वायरस होता है सर, ऑप्शन नंबर ए। और इसके बाद हमारा आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद ये चैप्टर होता है फिनिश। पुलवामा आतंकी हमला 2019 में किस सुरक्षा बल के काफिले पर हुआ था? BSF, आर्मी, CRPF या ITBP? तो सर ये किस पर हुआ था? सर ये CRPF की बटालियन पर यह हमला दोस्तों हुआ था 2019 में, 14 फरवरी 2019 पुलवामा डे, जिसको हम ब्लैक डे कहते हैं। क्लियर है ना। तो सर 49 का ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये टॉपिक हो चुका है आपका आतंकवाद और सुरक्षा वाला जो टॉपिक है ये हो चुका है आपका दोस्तों कंप्लीट। अब इसके बाद दोस्तों हमारा अगला जो सेकंड टॉपिक स्टार्ट होगा वो है सर मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। अब हम जो दोस्तों चर्चा करने वाले हैं ये चर्चा करेंगे सर मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को लेकर। ठीक है ना भाई, चलिएगा। अब अगला टॉपिक रहेगा हमारा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है, तो चलिएगा भाई अब इसको भी स्टार्ट करते हैं। भाई एक बार ना क्लास को शेयर कर दो सभी लोग, ताकि और भी लोग क्लास से जुड़ जाए। भाई एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, दूसरा टॉपिक चल रहा है हमारा। ठीक है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जुड़े रहना भाई, स्किप मत करना बीच में। तो दोस्तों पहला पॉइंट यही है आपका कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू होगा? तो सर 1993 यानी कि सर 1983 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। पहला पॉइंट आपको दोस्तों ये ईयर याद रखनी है सर, 1993। ठीक है। अगर बात करें सर स्थापना लागू वर्ष, तो ये 10 दिसंबर 1948 को दोस्तों ये पारित हुआ 1993 में, लेकिन इसकी स्थापना और जो लागू किया गया ये सर 10 दिसंबर 1948 को लागू किया गया। मतलब उस दिन से दोस्तों ये हमारा जो अधिनियम है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम ये दोस्तों लागू हो गया था।
10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की तीसरी बैठक में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर को अपनाया था। संयुक्त राष्ट्र की जब तीसरी बैठक हुई थी, जब तीसरा सत्र चल रहा था, जो कि आपका पेरिस और फ्रांस में आयोजित किया गया था। अब यहाँ से दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र की तीसरी बैठक कहाँ और दोस्तों हुई थी, तो दोस्तों क्या बताओगे सर? फ्रांस में। फ्रांस में कहाँ पर हुई थी सर? पेरिस में। पेरिस यानी कि फ्रांस में दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की दोस्तों तीसरी बैठक आयोजित की गई थी। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ लिया जाए। चेयरमैन कौन थे उस टाइम? तो सर एलेनोर रूजवेल्ट थे सर। क्या नाम था सर? एलेनोर रूजवेल्ट। भारत की तरह से दोस्तों हंसा मेहता ने बैठक में भाग लिया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइएगा कि तीसरी बैठक में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया था, तो सर हंसा मेहता ने लिया था। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 पूर्वव्यापी प्रभाव से यह 28 सितंबर 1993 से लागू हुआ। मानवाधिकार अधिनियम 1993 8 जनवरी 1994 को यह पारित हुआ था। और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कुल 8 अध्याय तथा दोस्तों 43 धाराएं हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर का 555 भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। इसी प्रकार से 13 मई 1968 में तेहरान, ईरान की राजधानी तेहरान में मानवाधिकारों पर आयोजित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा के मानवाधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC, महाराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 12 अक्टूबर 1993 को दोस्तों इसे गठित किया गया। और यह गठित करने पर दोस्तों NHRC जो कि एक वैधानिक सार्वजनिक निकाय है, यह सलाहकारी निकाय है जिसके लिए इसमें दोस्तों सरकार सिफारिशें करती है और अधिकारियों के लिए दोस्तों यह बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि इसकी सिफारिशें सरकार या अधिकारियों के लिए बाध्यकारी नहीं होती हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त संस्था है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्रा थे। कौन थे भाई? रंगनाथ मिश्रा। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा भाई कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्रा थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में 2025 अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी रामासुब्रमणियन हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है सर, ये 3 वर्ष का होता है, जब तक कि वे दोस्तों 70 वर्ष के नहीं हो जाते हैं, जो भी दोस्तों इससे पहले हों। आयोग में एक अध्यक्ष होता है, 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं तथा 7 मानद सदस्य होते हैं, जिनको हम दोस्तों डीम्ड मेंबर्स कहते हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर दोस्तों आपके 13 सदस्य होते हैं। कुल मिला के इसमें दोस्तों आपके 13 सदस्य दोस्तों इसमें सम्मिलित होते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति होती है ये राष्ट्रपति के द्वारा 6 सदस्यीय समिति की सिफारिशों पर की जाती है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, संसद के दोनों सदनों में विपक्ष नेता और केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। इसका जो अध्यक्ष होता है ये भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है। राष्ट्रपति कुछ परिस्थितियों में अध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से दोस्तों हटा सकते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का मुख्य कार्यपालक अधिकारी आयोग का महासचिव होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान महासचिव श्री भरत लाल हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना अगर आपसे पूछा जाए। राष्ट्रपति किसी भी समिति का सदस्य नहीं होता है और अध्यक्ष तथा सदस्यों की दोस्तों पुनर्नियुक्ति संभव होती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर अब तक दोस्तों किसी महिला को नियुक्त नहीं किया गया है। सर महिला अभी तक नियुक्त नहीं हुई है। मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में आयोग को दोस्तों सलाह देने का अधिकार नहीं है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को दोस्तों 2 बार संशोधित किया गया है और 2006 में हुए संशोधन को मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 और 2019 में हुए संशोधन को मानवाधिकार अधिनियम 2019 कहा जाता है। मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के गृह मंत्री अमित शाह ने 8 जुलाई 2019 में दोस्तों यह पेश किया था और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 2019 के संशोधन के बाद यह 3 सदस्यों को इसमें जोड़ा गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो प्रधान कार्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है और मानवाधिकार दिवस जो है हम प्रत्येक 10 दिसंबर को मनाते हैं। ये तो एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाएगा और यह दुनिया भर में दोस्तों यह मनाया जाता है। साइरस लैंडर के नाम से मशहूर प्राचीन अभिलेख को अब दुनिया की पहली मानवाधिकार चार्टर के रूप में मान्यता मिल गई है, जिसका संयुक्त राष्ट्र की दोस्तों सभी 6 आधिकारिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है।
मानवाधिकार आयोग के पहले सत्र में रूजवेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका के अध्यक्ष को पीसी चांग जो कि चीन के उपाध्यक्ष को चुना गया था और यह 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के बाद हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट कहता है कि मानवाधिकार कानून के जनक के रूप में प्रोफेसर लुइस हेनकिन को जाना जाता है। 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय OHCHR स्थापना की और यह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UN मानवाधिकार परिषद की स्थापना 15 मार्च 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के द्वारा की गई थी। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 निम्नलिखित के गठन हेतु अधिनियमित दोस्तों किया गया था, जिसमें आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC, इसको लोकप्रिय संहिता 1908, कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर 1908 के तहत एक सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त हैं जब वह मानवाधिकार के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग विनिमय 1994 में 1 मार्च 1994 को लागू हुआ। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग विनियम कब लागू हुआ, तो 1994 में। राज्य मानवाधिकार आयोग, तो राज्य मानवाधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 2 सदस्य होते हैं। भारत के 29 राज्यों में से 26 राज्यों में आपका मानवाधिकार आयोग स्थापित है। इस आयोग को हम केवल भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की 2री सूची और समवर्ती सूची की 3री सूची में शामिल विषयों से संबंधित मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच करने का अधिकार है। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति जो होती है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना औपचारिक रूप से 7 अक्टूबर 2002 को हुई थी। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का जो मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर जो है आपका लखनऊ में है। मानवाधिकार न्यायालय मानवाधिकार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसमें हमारा आता है सर एमनेस्टी इंटरनेशनल, डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स, ह्यूमन राइट्स वॉच। तो इससे दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे सर, इसकी कुछ अध्याय और धाराएं पढ़ेंगे। जैसे कि हमारी अध्याय दोस्तों प्रारंभिक अध्याय जिसमें दोस्तों हमारी धाराएं, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ और दोस्तों परिभाषाएं। आगे अगर बात करें, अगला है दोस्तों हमारा अध्याय 2। अध्याय 2 में क्या है सर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसमें दोस्तों आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया और इसी में दोस्तों आपके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति हुई है। अध्यक्ष और सदस्यों के दोस्तों त्यागपत्र और हटाए भी गए हैं। अध्यक्ष और सदस्यों की दोस्तों पदावधि बताई गई है। कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना या उनके कृत्यों का निर्वहन हुआ है। अध्यक्ष और सदस्य की सेवा के निबंधन और शर्तें दी गई हैं। रिक्तियों आदि से आयोग की कार्यवाही का अविद्यमान न होना, प्रक्रिया का आयोग के द्वारा विनियमित किया जाना, आयोग के अधिकारी और दोस्तों अन्य कर्मचारी वृंद भी इसमें सम्मिलित हैं। इसके बाद है सर अध्याय 3 जिसमें आयोग के कृत्य और शक्तियों का वर्णन किया गया है। आयोग के कृत्य हैं, जांच से संबंधित शक्तियां हैं, अन्वेषण है, आयोग के समक्ष व्यक्तियों के द्वारा किए गए कथन हैं, उन व्यक्तियों की सुनवाई है जिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है। अध्याय 4 में प्रक्रिया का वर्णन किया गया है जिसमें शिकायतों की जांचें करना, जांच के दौरान, जांच के बाद कार्रवाई करना, सशस्त्र बलों को बाबत प्रक्रिया और आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट। अध्याय 5 में राज्य मानवाधिकार आयोग सम्मिलित है जिसमें राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस अध्याय में किया गया, तो सर आप अध्याय 5 बताइएगा। राज्य आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति किस अध्याय के अंतर्गत होती है, सर 5 के। राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य के त्यागपत्र को हटाया जाना, राज्य आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की पदावधि, कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना और उसके दोस्तों कृत्यों का निर्वहन करना, यह अध्याय 5 में है। और क्या क्या है सर इसमें आपके राज्य आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें दी गई हैं। राज्य आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी वृंद भी शामिल हैं और राज्य आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित कतिपय प्रबंधों और राज्य आयोगों का लागू होना। अध्याय 6 में आपके मानवाधिकार न्यायालय और विशेष लोक अभियोजक सम्मिलित हैं। अध्याय 7 में आपके वित्त और लेखा और संपरीक्षा है जिसमें केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान, राज्य सरकार के द्वारा अनुदान, लेखा और संपरीक्षा और राज्य आयोग के लेखा और संपरीक्षा। अध्याय 8 प्रकीर्ण है जो कि आयोग की अधिकारिता के अधीन न आने वाले सब्जेक्ट हैं। विशेष अन्वेषण दलों का गठन है, सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण है, सदस्यों और अधिकारियों का लोक सेवक होना, नियम बनाने के केंद्रीय सरकार की शक्ति है और 40 काम है आपके भूतलक्षी रूप से नियम बनाने की शक्ति और साथ ही साथ आयोग के विनियमन बनाने की शक्ति है।
आयोग के विनियम बनाने की शक्ति है। नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति है, कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति है और निरसन और व्यावृत्ति है। अब इसके बाद बात करेंगे सर मानव अधिकारों की सार्वभौमिक उद्घोषणा के बारे में। अब मानव अधिकार की जो सार्वभौमिक उद्घोषणा, इसके बारे में एक बार वर्णन करते हैं। सर इस उद्घोषणा में आपके 30 आर्टिकल शामिल हैं। कितने हैं भाई? 30 आर्टिकल शामिल हैं और इसमें कुछ आपके महत्वपूर्ण आर्टिकल भी दिए गए हैं, जो भी सारे इंपॉर्टेंट दिए गए उन पर एक नज़र करेंगे। जैसे कि आर्टिकल अगर 1 की बात करें तो आर्टिकल 1 में सभी मानव स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र होते हैं और वे गरिमा और अधिकारों के मामले के समान होते हैं। वहीं अनुच्छेद 2 में लिंग, भाषा, वर्ण, जाति या धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 4 में आपके दासता और अधिवक्ता से मुक्ति है, यानी कि गुलामी से स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 7 आपके कानून के समक्ष समानता का अधिकार है। आर्टिकल 9 स्वेच्छाधिकारी, बंदीकरण और निर्वासन से मुक्ति। अनुच्छेद 14 शरण लेने का अधिकार। अनुच्छेद 16 विवाह और पारिवारिक सुरक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 19 मत, अभिव्यक्ति और सूचना की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 26 शिक्षा का अधिकार। सर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, यहाँ से ये पॉइंट पूछने की संभावनाएं हैं। ठीक है ना, शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 26 में दिया गया है। आइए जानते हैं सर उत्तर प्रदेश के राज्य मानवाधिकार के बारे में। सर उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? सर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो आप इसको, तो आप क्या बताओगे भाई? 2006 में। सर इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना आपके आने वाले एग्जाम के लिए। यह मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत दोस्तों इसको गठित किया गया था और इस आयोग का मुख्यालय जो है सर लखनऊ में ही है। वर्तमान अध्यक्ष 2025 तक न्यायमूर्ति संजय मिश्रा। सर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। अद्यतन जानकारी के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष, सेवानिवृत्ति हाईकोर्ट जज प्लस 2 सदस्य होते हैं। एक सदस्य अनुसूचित जाति यानी SC और जनजाति ST या महिला वर्ग से होना अनिवार्य है। अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो सर 5 वर्ष के लिए होता है, या दोस्तों 70 वर्ष की आयु दोस्तों जो भी उससे पहले हो। आयोग का कार्य मानवाधिकार उल्लंघन की स्वतः संज्ञान या शिकायत पर जांच करना, पुलिस हिरासत में मौत हो जाना, फर्जी, मुठभेड़, यातना, अवैध हिरासत आयोग के दायरे में आते हैं। आयोग जो है ये पुलिस व सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भी जांच कर सकता है। बिल्कुल करेगा भाई, सभी के लिए समान कानून बना हुआ है, चाहे आप स्वयं ही अधिकारी लेवल पे क्यों ना हो। आयोग की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं है, पर सरकार को 1 माह में जवाब देना होता है। आयोग को सिविल कोर्ट की समान शक्तियां प्राप्त हैं, चाहे वो गवाह बुलाए या दस्तावेज मंगाना आदि, इस प्रकार की शक्तियां उसमें सम्मिलित हैं। आयोग सालाना रिपोर्ट जो है ये राज्यपाल को सौंपता है, जो विधानसभा में रखी जाती हैं। NHRC राष्ट्रीय की तुलना में राज्य आयोग का क्षेत्राधिकार केवल राज्य तक सीमित है। पुलिस कांस्टेबल के लिए महत्वपूर्ण क्या है कि हिरासत में मौत की हर घटना की सूचना 24 घंटे में आयोग को देना अनिवार्य है। अगर आप कांस्टेबल हैं और आपने दोस्तों हिरासत में किसी को लिया है, अगर उसकी मौत हो जाती है तो 24 आवर्स में आपको ये सूचना अपने आयोग को बतानी है। लॉकअप में CCTV अनिवार्य करने के आदेश आयोग ने दिए हैं। भाई लॉकअप में भी CCTV कैमरे होने चाहिए, ताकि कोई भी दोस्तों अपराधी है अपने आप को सुसाइड ना कर सके या कोई भी दोस्तों अनकृत्य ना कर सके। थाने में महिला कांस्टेबल की मौजूदगी में ही महिला गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर आपके पास थाने में महिला कांस्टेबल है, अगर कोई महिला गलत कृत्य करती है और उससे अगर गिरफ्तार करना है तो उसके लिए महिला कांस्टेबल होना ज़रूरी है। रात को 6 बजे के बाद महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने आयोग ने दिशा निर्देश दिए हैं। अगर रात 6 बजे का मतलब समझ गए हो, शाम को 6 बजे के बाद अगर महिला को आप गिरफ्तार करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन आपको गिरफ्तार नहीं करना है। सर ये कोर्ट के आदेश आ चुके हैं। हथकड़ी लगाना या मानवाधिकार उल्लंघन माना जाता है, ये DK बसु की दिशा निर्देश के अनुसार है। गिरफ्तारी के 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है, जो कि आपके CRPC धारा 57 प्लस आर्टिकल 22(2) के तहत। गिरफ्तारी के समय आधार बताना है, मेमो बनाना है, रिश्तेदारों को सूचित करके जरूरी है। DK बसु के मामले में इसमें आपके 11 दिशा निर्देश दिए गए हैं। आयोग थाने जेल का निरीक्षण कर सकता है बिना पूर्व सूचना के भी। मानवाधिकार उल्लंघन करने पर पुलिसकर्मी पर और विभाग की कार्रवाई पर आपराधिक मुकदमा दोनों हो सकते हैं। साथ ही साथ SC/ST के तहत एक्ट के तहत गिरफ्तारी के विशेष सावधानी बरतनी होनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के नवीनतम दिशा निर्देश भी देखें। पुलिस मैनुअल व UP पुलिस रेगुलेशन में भी मानवाधिकार संरक्षण के प्रावधान हैं और इनका पालन करना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है, अब इसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं सर इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। अभी आपको मैंने जितना पढ़ाया है
उसका सही सही आंसर आप लोग हमें इसमें बताएंगे, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं भैया। ये टॉपिक का जो हमने संपूर्ण थ्योरी आपको कराया है ये हो चुका है कंप्लीट। अब आप लोगों को क्या करना है भाई, अब आप लोगों के इनके आंसर करने हैं, ठीक है भाई। अब आप लोगों को ना इनके आंसर करने हैं, जो भी आंसर होगा कमेंट करके आप लोग बताते रहेंगे। तो चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र कब 10 दिसंबर 1948 को अपनाया गया था। सर इसमें तो पहले ही क्वेश्चन में आंसर बोल दिया सर, क्वेश्चन में ही आंसर बोल दिया, क्वेश्चन सही से पूछ नहीं पाया ये, इसमें ना बुक में मिसप्रिंट हो गया है। भाई देखो, विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र कब अपनाया गया था, ये पॉइंट इन्होंने नहीं देना चाहिए था, है ना। ये पॉइंट इन्हें नहीं देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने प्रश्न में ही आंसर दे दिया कि विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र कब 10 दिसंबर 1948 को अपनाया गया। भाई ये 10 दिसंबर 1948 को ही तो अपनाया गया सर, ये आपको नहीं देना चाहिए था, ठीक है ना। तब ये क्वेश्चन आपका बनता, क्वेश्चन में ही आंसर कर दिया, ठीक है ना। तो ये कब अपनाया गया इसको मैं हटा देता हूँ। तो मान लो ये कब अपनाया गया सर, 10 दिसंबर 1948 को अपनाया गया। विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र कब अपनाया गया, 10 दिसंबर 1948 को अपनाया गया, ठीक है। कोई दिक्कत, क्वेश्चन में ही दे दिया आंसर, कोई दिक्कत नहीं। अगला सर, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। सर अभी बताया था कब मनाते हैं सर, 10 दिसंबर को, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को इसे अपनाया गया था। तो कब मनाएंगे सर, 10 दिसंबर को ही तो मनाएंगे। और भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की स्थापना कब की गई थी। सर जब हम अभी पढ़ते थे NHRC राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, साइड में कॉमा में कितनी सन लिखी थी सर, 1993। ये पहला ही पॉइंट पूछ लिया इन्होंने, जो स्टार्टिंग में बताया था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, पहली ही लाइन लिखी है सर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कॉमा 1993। तो बस वही आपको लगाना, ऑप्शन नंबर बी, है ना। आसान क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन आसान थे। और मुझे लगता है कि आप लोगों ने तीनों क्वेश्चनों के आंसर दिए होंगे सही सही। क्यों दिए हैं सही, उसके भी पीछे रीजन है। अगर आप बिना पढ़े देते तो हो सकता आप गलत कर देते, हो सकता आप सही भी करते अगर पढ़ा होगा आपने, है ना। तो आपने संपूर्ण थ्योरी पढ़ रखी है, तो अब आपको सब कुछ याद है। कौन सा दिवस कब मनाते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई, है ना। तो सब कुछ याद है ना, तो अब लोग आसानी से आंसर आप कर पाओगे। तो इससे क्या आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अब जैसे ये आया कि NHRC की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई। अब बताओ, इस क्वेश्चन को करने में एक सिंगल बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, जो भी इस क्लास को अभी तक देख रहा है, एक सिंगल बच्चे को इसको क्वेश्चन करने में आंसर गलती मतलब संभावना ही नहीं है। देखो अभी बता रखे थे सर, NHRC क्या बोलता है, NHRC मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, है ना। कब किसके तहत इसकी स्थापना हुई सर, अभी तो बता के आए सर 1993। सर कितना है सर, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कर दिया ना आप लोगों ने सही। आप लोगों के 4 क्वेश्चन कराए, चारों सही गए होंगे। इसके बाद आता सर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है। सर ये तो बताए हैं, 2 बार बताया है मैंने थ्योरी में ही सर, लखनऊ है। बताया है कि नहीं बताया, लखनऊ है या मुंबई है या नई दिल्ली है सर, या फिर कोलकाता है, बताएंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है। तो ये देखो, मैंने आपको अभी बताया था, क्या लिखा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है, तो यही लिखा है ना। तो देखो ये इसका आंसर क्या होगा सर, लखनऊ होगा, नई दिल्ली होगा। सर इसका आंसर नई दिल्ली होगा। बात समझ में आ गई, मतलब हर एक पॉइंट पढ़ाया हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, हमारा नई दिल्ली हो जाएगा सर, 5 का सी। लखनऊ मत कर देना, नहीं गलत हो जाएगा भाई, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है सर, नई दिल्ली है। तो 5 का सी इज द राइट आंसर। अगला सर आपका, NHRC राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है भाई, ये भी बताया रखा है मैंने। भैया कौन नियुक्ति करता है सर, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है दोस्त, राष्ट्रपति करता है। 6 का बी इज द राइट आंसर। अगला सर, गिरफ्तार व्यक्ति को कितने घंटे में हमें मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। सर अभी बताया, केवल 2 से 3 मिनट हुए होंगे अभी इस थ्योरी टॉपिक को कंप्लीट किए। मैंने अभी बताया था, अगर देखो कोई भी व्यक्ति, पुलिस वाला अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उसे सर 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने इसको पेश करना ज़रूरी है। तो सर ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही सही आंसर करना भाई। देखो टोटल 44 क्वेश्चन है, और 44 क्वेश्चंस में से आप लोग कम से कम 40 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन्हें दोस्तों आप जो अभी आप पढ़े हैं ना, तो वो आप लोग इनके सारे आंसर सही कर सकते हो, सारे आंसर सही कर सकते हो। आप 44 में से 40 क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही सही कर सकते हो आप लोग। अगला है सर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोस्तों जीवन का आधार बताता है। तो सर अभी हम आपको बताए थे आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 सर हमारे जीवन का अधिकार या जीने का अधिकार भी इसको कहते हैं, बताता है। पुलिस कस्टोडियल डेथ किस अधिकार का यह उल्लंघन है। तो सर ये आर्टिकल 21 के उल्लंघन है। क्यों, जीवन और मृत्यु, है ना। तो सर आर्टिकल 21 ही हमें बताएगा। तो जीवन का अधिकार और ये डेथ यानी कि दोस्तों मृत्यु का उल्लंघन हो गया ना सर,
कि डेथ किस अधिकार का उल्लंघन है, तो भाई उल्लंघन क्यों किया आपने, हमें तो जीने का अधिकार है, तो सर ये आर्टिकल 21 के तहत जाएगा सर, 9 का बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इस प्रकार से अगला सर, एनएचआरसी का मुख्य अध्यक्ष कौन होता है सर? एनएचआरसी का मुख्य अध्यक्ष कौन होता है सर? देखो, सर्वोच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त होते हैं ना मुख्य न्यायाधीश, वो होते हैं। तो सर हमारा आंसर देखो, हमने आपको बताया था ना कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है ना? एनएचआरसी में कुल कितने सदस्य होते हैं अध्यक्ष को मिला के? ठीक है, तो हमने कितने बताए थे सर? 5 होते हैं। कितने होते हैं दोस्त? 5 होते हैं, 11 का बी इज द राइट आंसर। क्लियर है ना सारी चीज़ें? चलिएगा भाई, अगला है सर क्वेश्चन नंबर 12। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? सर यहाँ पर उत्तर प्रदेश पूछा गया है सर, ये 2002 में की गई है। उत्तर प्रदेश में कब की गई सर? 2002 में। सर इंपॉर्टेंट लगा लेना मेरे भाई इसको। यूपी राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? सर ये इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए ना, यूपी राज्य मानवाधिकार आयोग, तो आपको लखनऊ लगाना है। अगर वैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय पूछा जाएगा तो सर वो आपका नई दिल्ली है, लेकिन यूपी राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय पूछा जा रहा है तो सर लखनऊ बताना है। अभी आपको बता के आए थे। हथकड़ी लगाकर परेड कराना किसके द्वारा प्रतिबंधित है? तो सर ये तो एनएचआरसी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और सुप्रीम कोर्ट दोनों के हिसाब से सर प्रतिबंधित है, तो सर दोनों हो जाएगा हमारा। 14 का सी। डीके बसु केस के सुप्रीम कोर्ट ने कितनी गिरफ्तारी गाइडलाइंस दी थी सर? तो इन्होंने दोस्तों 11 गाइडलाइंस दी हैं। कितनी दी हैं सर? 11। ऑप्शन नंबर बी। गिरफ्तारी के समय पुलिस की गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी है, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? सर ये आर्टिकल 22 के अंतर्गत आता है। महिला आरोपी की तलाश कौन ले सकता है? सर देखो, महिला आरोपी की जो तलाश है सर, ये केवल महिला पुलिस ले सकती है सर। अगर पुलिस कांस्टेबल अगर मेल है तो उसके साथ में भी दोस्तों फीमेल महिला भी होंगी 2-3, तो आपकी क्या केवल महिला पुलिस इसको तलाशी ले सकती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे केवल महिला पुलिस। यूडीएचआर में कुल कितने अध्यक्ष होते, कुल कितने अनुच्छेद हैं सर? तो इसमें आपके कुल 30 आर्टिकल हैं। भारत ने यूडीएचआर पर हस्ताक्षर किए या नहीं किए हैं? तो सर केवल समर्थन किया है लेकिन हस्ताक्षर नहीं किए हैं। सर इस चीज़ को ध्यान रखना, सर हस्ताक्षर नहीं किए हैं सर। 19 का बी इज द राइट आंसर। निम्न में से तीसरी पीढ़ी का अधिकार कौन सा है? सर तृतीय पीढ़ी का अधिकार सर है वो आपका स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है। क्या है भाई? 20 का बी हो जाएगा सर, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, ये तीसरी पीढ़ी का अधिकार है। पुलिस थाने में गिरफ्तार व्यक्ति के रिश्तेदार को सूचना देना जरूरी है, यह किस केस में आया था? सर ये आपका डीके बसु केस में आया था, ये मैंने बता भी रखा था सर, अभी बता के आए सर डीके बसु केस में। कस्टोडियल टॉर्चर की जांच एनएचआरसी कितने दिनों में पूरी कर सकता है? तो सर ये कर सकेगा सर 60 दिन में। कितने दिन में? 60 दिन में दोस्तों ये कस्टोडियल टॉर्चर की जाँच जो है पूरी कर सकता है। 22 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल श्रम निषेध भारत में किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो सर ये किससे संबंधित होगा भाई? आर्टिकल आपसे पूछे गए हैं, तो सर ये आर्टिकल 24 से। मानव तस्करी किस अधिकार का सर उल्लंघन है? तो सर ये आपका आर्टिकल 23 का उल्लंघन हो जाएगा सर। एनएचआरसी को सिविल कोर्ट की समान शक्तियाँ प्राप्त हैं, यह जो सही है या गलत है? एनएचआरसी में सिविल कोड की समान शक्तियाँ प्राप्त हैं, तो सर ये जो है ना ये एकदम सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। फर्जी मुठभेड़ को सर्वोच्च न्यायालय में क्या माना जा गया है दोस्तों? अगर फर्जी मुठभेड़ है तो सर ये आपका हत्या है। भाई जब बात फर्जी ही है तो वहाँ पर मुठभेड़ की क्या आवश्यकता है? तो इसका मतलब वो हत्या को ही रूप लेगा। तो सर 26 का ए बिल्कुल सही जवाब होगा। पुलिस के द्वारा थर्ड डिग्री का प्रयोग करना किसका उल्लंघन है दोस्तों? किस आर्टिकल से उल्लंघन है? तो सर ये सभी से है। आर्टिकल 20 का भी है, आर्टिकल 21 का भी है, आर्टिकल 22, यानी कि सर सभी का उल्लंघन है। नार्को टेस्ट बिना सहमति के कराना संवैधानिक है या नहीं है? सर ये असंवैधानिक है सर। कैसा है सर? असंवैधानिक है। हिरासत में महिला कैदी के साथ रात में केवल महिला पुलिस रहेगी, यह किस गाइडलाइन से है? तो सर अगर कोई महिला है तो सर उसके साथ महिला कांस्टेबल ही रहेगी। सर ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अंतर्गत है सर, है नहीं? एनएचआरसी की ये गाइडलाइन है। एनएचआरसी की सिफारिशें बाध्यकारी होती हैं या नहीं होती हैं? तो सर ये केवल सलाहकारी होती हैं, सलाह दे सकता है। आर्टिकल 39F किससे संबंधित है सर? 31 का आंसर करेंगे तो सर ये आपके बाल अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए 31 का ए। भारत में मानवाधिकार दिवस पर छुट्टी होती है या नहीं होती है? सर नहीं होती है। ठीक है ना? मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को छुट्टी नहीं होती है। कौन सा मौलिक अधिकार सबसे ज़्यादा मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़ा हुआ है? तो सर वो है आपका आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जो है ये आपके मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़ा हुआ है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर
34। लिंचिंग को हम सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है सर? लिंचिंग को सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है? तो सर लिंचिंग को सर्वोच्च न्यायालय में मानवाधिकार उल्लंघन कहा है। पॉस्को एक्ट किसके संबंधित है? सर जो पॉस्को एक्ट होता है सर ये बाल यौन शोषण से संबंधित होता है। जो बच्चे अपराध कर देते हैं सर वो बाल यौन शोषण से संबंधित है पॉस्को एक्ट। इसमें आपके पॉस्को जज होते हैं जो उनके दोस्तों सजा देते हैं। तो ठीक है, पॉस्को एक्ट इसके अंतर्गत आता है। जो छोटे छोटे जो कृत्य करते हैं बाल यौन शोषण के अंतर्गत आते हैं। तो 35 का ए आपका बिल्कुल सही होगा। पुलिस के द्वारा आप बिना वारंट गिरफ्तारी कब कर सकती है कि बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया? सर अगर पुलिस को आप पर संज्ञेय अपराध है तो आपको वो बिना वारंट के गिरफ्तार करती है। हिरासत में अगर लेती है तो मेडिकल जांच कितने घंटे में ज़रूरी है? तो सर 48 घंटे के अंदर उसको मेडिकल जांच कराना ज़रूरी है। अनुच्छेद 39 एक किससे संबंधित है? सर ये आपके मुफ्त कानूनी सहायता से संबंधित है। 38 का ए। 39 एनएचआरसी को सूचना देने की समय सीमा कस्टोडियल डेथ में कितनी है? तो सर पता ही है आपको 24 घंटे के अंदर इसको सूचना दे देनी चाहिए। आईसीसीपीआर और आईसीईएससीआर कब लागू हुए? तो सर ये आपके 1976 में लागू हुए। सर इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना। भारत आईसीसीपीआर का सदस्य है या नहीं है? तो सर आप कहोगे सर है। सर है ये। अगला है एनएचआरसी के पास दंड देने की शक्ति है या नहीं है? तो सर नहीं है, केवल सिफारिश है। कौन सा अनुच्छेद यातना से सुरक्षा देता है? सर यातना से सुरक्षा देने वाला आर्टिकल आर्टिकल 21 हो जाएगा। 43 का बी इज द राइट आंसर। आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा जो टॉपिक है ये होता है कंप्लीट। अंत में मानवाधिकार सभी के लिए है, यह किस घोषणा पत्र का मूल सिद्धांत है? सर ये यूडीएचआर और भारतीय संविधान दोनों का है। तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट करेंगे। तो सी इज द राइट आंसर। सर ये दोनों के लिए है, ठीक है ना। तो 44 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये जो टॉपिक था हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये हो चुका है हमारा कंप्लीट, ठीक है। अब हमारे आज के इस वीडियो में हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। अब अगला जो टॉपिक रहने वाला है सर वो है हमारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो इसके लिए हम केवल एक वीडियो लाएंगे। एक वीडियो में आपकी संपूर्ण थ्योरी और उसी वीडियो में आपके संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट उसी वीडियो में करा देंगे, ठीक है। तो कल हम इसकी क्लास करने वाले हैं, जिसमें ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इस क्लास को स्किप मत करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है सर आप लोगों के लिए। तो इस क्लास में जुड़ना आप सभी का अनिवार्य है। जरूर जुड़िएगा, जितनी ज़्यादा संख्या में जुड़ना चाहे उस संख्या में जरूर जुड़िएगा, क्योंकि यहाँ से आपका सब कुछ रिवीजन होगा बहुत अच्छे तरीके से। रिवीजन के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिएगा भाई, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। तो 2 टॉपिक हो चुके हैं कंप्लीट। कल इस टॉपिक को भी कंप्लीट करेंगे। अब ज़्यादा टॉपिक नहीं बचे हैं, बहुत जल्द आपकी ये समझ लो आपकी 9-10 अप्रैल तक, आज से यानी कि आज 1 अप्रैल है, तो 9-10 अप्रैल तक दोस्तों आपका ये सभी टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। 8 या 9 अप्रैल तक आपके ये सभी टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। केवल और केवल फिर आपको इनका दोबारा रिवीजन करना बचेगा। तो रिवीजन करो, प्रैक्टिस सेट लगाओ, बस, ठीक है। तो चलिएगा, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी सेशन कैसा रहा तो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।